हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही समस्या का कारण रहता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी पढ़ाते हैं। अब हिंदी की सबसे बड़ा ये रहता है कि हम हिंदी को तैयार कैसे करें, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर से। और फिर उसके अलावा अगर बोर्ड एग्जामिनेशन है तब तो और सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि आखिर इसको हम तैयार कैसे करेंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, तैयारी एक ही तरीके से करनी है, वो है हमारी पूरी कोशिश के साथ। तो बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे या नॉर्मल एग्ज़ाम हो, हमेशा हमें अपनी तैयारी पूरी फुल रखनी होती है और पूरी कोशिश के साथ करनी होती है। तो हिंदी में हम करें तो कैसे करें? अब हिंदी का हम बताएंगे कि जैसे आपके पेपर्स आते हैं, जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से हम आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको इसमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, सभी कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास में आता है वो होता है अपठित बोध। ठीक है, हम सभी के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन हैं, आप 10th के ले लीजिए, दोनों ही ए और बी के, उसमें हमेशा सबसे पहले क्या आ रहा है? अपठित बोध आ रहा है। अब इस अपठित बोध के अंदर दो चीज़ें आती हैं। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो होता है गद्यांश, ठीक है, एक हुआ गद्यांश, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है पद्यांश। ये दो चीजें हमारे पास में आती हैं। गद्यांश में क्या रहता है? हमारे पास एक पैराग्राफ रहता है, ऐसा पैराग्राफ जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है। कभी कभी तो ये पैराग्राफ बहुत इजी आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी जो है इसमें कोई बहुत ही टफ वर्डिंग होती है, समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम पहले गद्यांश की बात कर रहे हैं। गद्यांश में किसी भी तरह का ऑप्शन आपके पास एग्जाम में है ही नहीं। पद्यांश में ऑप्शन है, दो रहेंगे, दो में से एक करना है, लेकिन गद्यांश में नहीं। तो जो है वही आपको करना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इसको हम करें कैसे, ताकि हम एक ही बार में बिना समय कमाए इसको फटाफट कंप्लीट कर लें। तो देखिए, जब भी आपको आपका पेपर मिलेगा उसके बाद 15 मिनट का टाइम आपके पास क्या रहता है? रीडिंग टाइम रहता है। ठीक है, आपके पास क्या रहता है? रीडिंग टाइम रहता है। इस टाइम में आपको ये दोनों चीजें पढ़नी है, जो 15 मिनट का समय है। क्यों? क्योंकि देखिए, अंदर और भी गद्यांश और पद्यांश है, लेकिन वो गद्यांश पद्यांश आपके पढ़े हुए हैं। ये जो दोनों हैं ये अपठित है, यानी कि पढ़े नहीं है। आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। जब आपका राइटिंग टाइम शुरू होगा तब अगर आप पढ़ोगे तब वो बहुत ही गड़बड़ काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो 15 मिनट का समय है, उस 15 मिनट के समय में आपको ये दोनों ही पढ़ने हैं। सॉरी। अब इसको पढ़ते समय सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है, एकदम ध्यान से पढ़िए। अगर टफ है तो उसको तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है, पूरी तरह कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के साथ आपको पढ़ना है। बहुत ही सारी टफ वर्डिंग होंगी, जो कुछ भी। पूरा पद्यांश पढ़ने के बाद आपको देखना है कि ये है किस टॉपिक पे, क्या चीज़ हमको समझाने की कोशिश इस गद्यांश के अंदर की गई है, क्या चीज़ हमारे सामने रखी है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसमें जितने भी है बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्न में एक जरूर ये प्रश्न जरूर रहेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, या फिर ये गद्यांश का विषय क्या है। ये दो में से एक क्वेश्चन जरूर आपके पास में आएगा। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ आपको करना क्या है कि ये समझना है कि ये गद्यांश किस पे दिया है। फिर उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सब के आंसर आपके पास गद्यांश में है। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, इसलिए प्रश्न बहुत सावधानी से पढ़ने, क्योंकि जितने भी कोई ये नहीं कि आपको सीधा सीधा प्रश्न दे दिया जाएगा, प्रश्न हमेशा घुमा फिरा के ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है? प्रश्न जो भी पढ़ रहे हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो ये हमारा गद्यांश हो गया। अब आते हैं पद्यांश में। पद्यांश में आपके पास ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, दो के ऑप्शन दिए हैं, कोई एक आपको करना है। तो अब यहाँ पे ये रहेगा, हमेशा ये देखना, जितने भी पेपर्स आते हैं हमेशा एक जो पद्यांश है वो टफ रहेगा और दूसरा बहुत ईजी रहेगा। तो बस इन्हीं 15 मिनट का जो टाइम रहेगा आपके पास, 15 मिनट्स का जो टाइम रहेगा रीडिंग टाइम,
उस रीडिंग टाइम में आपको ये पद्यांश भी पढ़ना है। तो ये मतलब नहीं समझिए कि पूरा टाइम आपने गद्यांश में लगा दिया। गद्यांश पे आधारित 5 क्वेश्चन रहेंगे, पद्यांश पे आधारित 5 क्वेश्चन रहेंगे। गद्यांश पढ़िए आप बहुत ही सावधानी से, कोशिश करिए 5 मिनट के अंदर आपका गद्यांश कंप्लीट होके और 5 मिनट में उसके आंसर्स लग जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कितना रहेगा, मान के चलिए 7 मिनट्स आप गद्यांश में दे दोगे और बचे हुए 8 मिनट्स आप किस में देंगे, पद्यांश में। तो अब हम आ गए हैं पद्यांश पे। गद्यांश हमने पूरा अच्छे सावधानी से पढ़ लिया, सारे आंसर्स जो हैं हमने कर लिए, क्योंकि वो ऑप्शनल है, तो मतलब आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है सारे, तो फटाफट उसके आंसर निकाल लोगे और जैसे ही आपका जो है राइटिंग टाइम शुरू होगा फटाफट उसके आंसर लिखना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही आपके पास पद्यांश आया तो सबसे पहले देखना पद्यांश एक टफ रहेगा, एक इजी रहेगा। तो जो भी आपकी समझ में आ रहा है सिर्फ आपको पद्यांश पढ़ने हैं। जो पद्यांश आपको इजी लग रहा है वो उठाइए, उसके आंसर सॉल्व करिए। अब पद्यांश में ये रहता है, भाई काव्य तो बहुत बड़ा साहित्य हमारा, बहुत बड़ा है, कहीं से भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जो एकदम इजी वाला है उसे ऑप्ट करिए। ऑप्ट करने के साथ ही आपको करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन पूछे जाएंगे आपसे कि इसमें कौन क्या कर रहा है या किस मौसम की बात है, अगर मौसम से रिलेटेड है या क्या चीज़ है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन देखिए और फिर पद्यांश देखिए, पद्यांश में ये व्यक्ति किस चीज़ से संबंधित है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें। उसमें शीर्षक नहीं दिया जाता, पद्यांश में शीर्षक मुश्किल से नहीं दिया जाता है, लेकिन विषय वस्तु पूछी जा सकती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस पद्यांश को भी करिएगा। तो ये दोनों काम आपके इन 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब आपका राइटिंग टाइम शुरू होगा तब आप फटाफट इनके आंसर्स लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब आंसर लिखते समय जैसे हमने यहाँ पर आया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये हमारा पद्यांश गद्यांश जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में अब आप क्या कर रहे हो, का ऑप्शन लिख रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर रहे हो। तो 1 जो आ रहा है उसमें आपने यहाँ पे पहली हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे, फिर इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसका आंसर का होगा। का लिखने के बाद जो कोई भी आंसर है वो आप यहाँ सामने लिखेंगे, खाली ये का ऑप्शन लिखकर नहीं छोड़ेंगे। पहली चीज, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि उन्होंने खाली नंबर 1 लिखा, का लिख दिया, नंबर 2 लिखा, फिर उसका गा लिख दिया, ठीक है, नंबर 3 लिखा, उसका घा लिख दिया, इस तरह लिखकर छोड़ देते हैं। नहीं, इसके आगे का के आगे जो आंसर है वो आपको लिखना है, गा के आगे जो आंसर है वो लिखना है, घा के आगे जो आंसर है वो लिखना है। इस तरीके से आपको काम करना है। अपठित गद्यांश और जो रहता है हमारा पूरा, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ें हमने पहले नहीं पढ़ी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गद्यांश ऐसा आपके पास आ जाए, गद्यांश या पद्यांश जो आपने पहले से पढ़ा हो, तब तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन मोस्टली ये रहता है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें आती हैं जो हमने नहीं पढ़ी होती हैं, तो उसको बहुत ही, सबसे इसको करने का तरीका यही है कि इसकी प्रैक्टिस आपको हम जितनी अभी करा रहे हैं सैम्पल पेपर में, PYQs में, या आपको जहाँ कहीं भी मिल रहा है, उसको पढ़ते रहिए, करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने उतने टफ वर्ड्स आएंगे, आप चीज़ों को समझने की एबिलिटी आपके अंदर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। इसको करने का कोई फॉर्मूला नहीं है कि कोई शॉर्टकट बता दीजिए किसी तरह से हम कर लें, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको करने का सिर्फ एक तरीका है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एकाग्रता के साथ इसको पढ़ेंगे, उतनी आसानी से आप इस अपठित बोध को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स का हमारे पास ये रहता है, हमने फटाफट इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारी बुक के प्रश्न, ठीक है। हम लोग के पास 2 बुक है, ठीक है। कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका है, कोर्स बी में स्पर्श और संचयन है। ये 2 बुक से हमारे पास प्रश्न आएंगे। ये दोनों के ही टाइप क्या रहेंगे, एक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एक वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ये 2 तरीके से पूछे जाएंगे। खंड का में आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड खा में आपके पास वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। अब इनको कैसे करेंगे, इनको करने का सबसे सही और आसान तरीका है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, दोनों ही, अब जैसे आपका स्पर्श हो या क्षितिज हो, यहाँ पर आपका गद्य खंड है, ठीक है, एक खंड ये होता है और एक होता है काव्य खंड।
ये 2 खंडों में आपकी पुस्तक बटी हुई है, आप सभी को पता है, ठीक है। ये 2 खंडों से ही आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं। इसमें बहुविकल्पी भी पूछे जाएंगे और आपके वर्णनात्मक भी पूछे जाएंगे। अब इसको करने का सबसे पहले तरीका हम आते हैं गद्य खंड। गद्य खंड करते समय सबसे पहले बुक उठाइए, पूरा चैप्टर रीड करिए अच्छे से विद आपका कवि। कवि भी आपको पढ़ने, अब क्यों पढ़ने कवि आपको, जैसे कवि और लेखक हैं जो आपके होते हैं, लेखक हैं, गद्य खंड में तो लेखक रहेंगे, इन लेखक को हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इस पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए लेखक भी हमको पढ़ने हैं। उसके बाद हम पूरा जो चैप्टर है गद्य खंड का वो पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देख लीजिएगा। तो उसमें आपको जो चीजें, जैसे कोई एक वाक्य होता है उसके पीछे कवि क्या कहना चाहता है या क्या समझाना चाहता है, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताई हुई हैं। तो एक बार आपका चैप्टर रीड हो गया, आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, तो समझ लीजिए आपकी 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, आप फटाफट काम कर लोगे, है ना। आप बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लो, वर्णनात्मक प्रश्न पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लिया, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए उसको लिखने में आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब बचे जो 10% है, जो 10% हमने बोला ना 90% आपकी समस्या हल हो चुकी है, लेकिन अभी भी 10% बचा हुआ है। उस 10% में आपको जो करना है, एक एक बार आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के वीडियोस को अच्छे से देखिए। ये नहीं है कि आपने एक बार में सारे चैप्टर्स की बुक उठाई, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, फिर दूसरी बार आपने सारे क्या कहते हैं, एक ही बार में सारे आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिए। नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपने सबसे पहले उठाया सूरदास के पद, ठीक है, यहाँ अच्छा सॉरी, यहाँ हम तो गद्य खंड में कर रहे हैं, तो गद्य खंड में हमने पहला चैप्टर उठाया नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, फिर आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखेंगे। ये पूरा सीक्वेंस है आपका, पढ़ने का ध्यान रखिएगा, इस सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं करेंगे। जब आपका ये पूरा रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद आप टेस्ट लोगे। अपना टेस्ट कैसे लोगे, हमने आपको टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं, उनका पीडीएफ उठाइए, उनको सॉल्व करिए, जिसके अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न दोनों ही दिए हुए हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आप दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़िए, बाल गोविंद भगत उठाइए, बुक से पूरा चैप्टर रीड करिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़िए। फिर उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपना टेस्ट लेंगे। यही सीक्वेंस आप हर एक चैप्टर में अपनाएंगे, चाहे वो गद्य खंड हो, चाहे वो काव्य खंड हो। ये आपको क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि आपको एक ही चैप्टर आप कई मेथड से पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा ना, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज आपको स्पर्श बुक के साथ भी करनी है, और यही आपको क्षितिज बुक के, मतलब स्पर्श बुक आपकी कोर्स बी में चलती है और क्षितिज आपकी कोर्स ए में चलती है। तो हम ये दोनों ही कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं कि आपको इसी पैटर्न से पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आपने उठाया एक बार में सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ डाले, नहीं, आप एक एक चैप्टर अगर आप समझते जाओगे तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो क्वेश्चंस दिए हैं वही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाएंगे। ये मिस्टेक आप मत करिएगा। यहाँ पर हम चैप्टर को आपको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। इससे क्या होगा, आप हर तरीके से चैप्टर को समझ जाएंगे, फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो वो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में हमारे पास जैसे कि पहला चैप्टर हमारा है सूरदास जी का पद, ठीक है। अब ये सूरदास जी के जो पद हैं, और क्या कहते हैं, कोर्स बी में हमारे कबीर जी की साखियां हैं। तो अब इनको हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप बुक उठाइए, बुक में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, सूरदास जी का जीवन परिचय आप पढ़ लोगे और उधर कबीर जी का पढ़ लोगे। ये आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद पहले जीवन परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, पाठ प्रवेश, ये आपने सब पढ़ लिया कि कहाँ से लिया गया है, क्या है, सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद जैसे आपका पहला पद आ रहा है, आप पहला पद पढ़ो, आप पहले बुक से पद पढ़ो। पद पढ़ने के बाद उसी एक पद का आप जो है, हमने जहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है ना, आप उसे ओपन करके रखो, जहाँ मैंने आपको लाइन वाइज हर एक चीज़ बताई है ना। तो बस
आप उस एक पद पढ़ो, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो, दूसरा पद पढ़ो, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो, तीसरा पद पढ़ो, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो। इसको काव्य खंड में आपको सारे करने पड़े, क्योंकि आपको लाइन वाइज लाइन अर्थ पता होना चाहिए। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि बुक से एक पद पढ़िए, फिर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। यही चीज आपको कबीर की साखियों में करना है। आप एक साखी पढ़ेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, दूसरा साखी पढ़ेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसी तरीके से आप इसको करोगे। जब आपको पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए, अब आप कैसे पता करोगे कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? सबसे तरीका है, आप वीडियोज हटा दो एक किनारे। जब आपको लगा कि हमने पूरा कर लिया है, वीडियोस को किनारे हटा दो। अब बुक उठाओ, बुक में से देखो इस लाइन का ये अर्थ होगा, उस लाइन का ये अर्थ होगा, इस लाइन का ये अर्थ होगा। अगर आप अपने आप को समझा सकते हो, आपको पता है, तो इसका मतलब आपने पूरा चैप्टर रेडी कर लिया है। जब चैप्टर रेडी हो जाएगा, अब क्या करना है? जब आपका हो गया तो सबसे देखिए चैप्टर के नीचे, आपकी बुक में चैप्टर के नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, काव्य खंड में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। उन शब्दार्थों को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है इस शब्द का आश्रय क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, या इस शब्द का तात्पर्य क्या है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो जो नीचे आपके पास शब्दार्थ दिए हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। उनको पढ़ने के बाद में अब आप आ जाइए डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, फिर उसके बाद एमसीक्यूज पे आ जाएंगे आप, और उसके बाद जब आपका पूरा तैयार हो जाएगा, तब अपना आप एक टेस्ट ले लोगे। टेस्ट पेपर इसके भी रेडी है आपके। ये तरीका आपका रहेगा इन बहुविकल्पीय और वर्णात्मक प्रश्नों को करने के। अब जब आप तो यहाँ पे बोलोगे कि हमने तो क्वेश्चन आंसर, आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन में जितने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए हैं, वो आपने चैप्टर समझ लिया है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में जितने पढ़ लिए हैं, उतना आप अपने आप को समझाने के लिए काफ़ी हैं। आप बहुत इजी वे से पूरे क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे, कहीं से भी पूछ लो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप चैप्टर समझ चुके हैं। जब आप चैप्टर समझ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया जाए, आप बहुत ईजी वे से कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया, हमारे बुक के जो प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय और वर्णात्मक प्रश्न। हमने आपको सीक्वेंस बता दिया कि इसको आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है। चलिए अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है व्याकरण। ठीक है, अब व्याकरण में जैसे देखिए, पदबंध हमारा बी में आता है, रचना के आधार पे वाक्य के भेद ए और बी दोनों में आता है, वाच्य हमारा ए में आएगा, पद परिचय ए में आएगा, अलंकार हमारा ए में आएगा, समास बी में है, और मुहावरे भी बी में है। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी ये आपके कोर्स हैं। ठीक है, तो ये सभी हम आपको करा चुके हैं। अब आप कहोगे कि इसको हम कैसे करेंगे, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। जो भी क्वेश्चंस कराए हैं जरूरी नहीं है कि वो आए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी किधर से भी पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसकी कोई आपके पास बुक भी नहीं है। ठीक है ना, सीबीएसई ने कोई बुक नहीं दी आपको, खाली टॉपिक दे दिया, आपको उस पर तैयार करना था। तो इसके हमने जो है पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। तो इसकी शुरुआत आप कहाँ से करोगे? जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो इसके 2 पार्ट में आपके पास वीडियो हमारे पास में है। ठीक है, आप जाइए वहाँ पर, सबसे पहले पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 1 पढ़ने के बाद पार्ट 2 पे आइए। तो पार्ट 1 में आपके पास वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग क्या हैं, वाक्य के भेद क्या हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, पार्ट 1 में आप ये देखोगे। पार्ट 2 में आपके पास आ जाएगा मिश्र वाक्य और उसके भेद, जो 3 भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, आपका विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 भेद हमने आपको समझाए। तो ये सारा डिटेल में हमने आपको समझाया हुआ है। आप अच्छे से डिटेल में इसको कर लो, बढ़िया से पढ़ो। ये ध्यान रखना कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे हर हाल में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हर एक जितना भी आपके व्याकरण के टॉपिक है इनको पहले पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम पहले बता रहे हैं कि रचना के आधार पे वाक्य के भेद, आपने इसको उठाया, आपने पहले अच्छे से दोनों वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया, आपको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, उनको करिए। फिर इस पे आधारित आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, आपके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी दिया हुआ है मैंने, वो करिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि आपका पूरा रेडी हो गया है कि ठीक है, अब आप टेस्ट पेपर का PDF उठाएंगे।
इसका भी टेस्ट पेपर कराया हुआ है मैंने, वो टेस्ट पेपर का PDF उठाएंगे और उस PDF को अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब जब आपने इसको सॉल्व किया, अब इसके फिर सॉल्यूशन का जो वीडियो है उसे ओपन करिए और देखिए क्या आपसे मिस्टेक हुई है। अगर 1 या 2 है तो मतलब थोड़ा सा कहीं आप गड़बड़ा रहे हो। तो आपको लगता है कि मान लीजिए आपको मिश्र वाक्य ठीक से समझ नहीं आया, तो आप मिश्र वाक्य वाला सेक्शन फिर से जाके देखो। आपको लगता है आप संयुक्त वाक्य में क्लियर नहीं हो, तो आप संयुक्त वाक्य में जाके देखो। जो भी क्वेश्चंस में आप जहां पे भी अटक रहे हैं उसको दोबारा जाके जरूर देखना। अब ये चाहे लिटरेचर में हो चाहे लैंग्वेज में हो, ये सारी चीजें आपको करनी है। अब ये मेथड जो हमने आपको बताया ना कि पहले आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, फिर एक्सरसाइज करिए, फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करिए, फिर MCQs करिए। ये सारा करने के बाद आप टेस्ट पेपर करेंगे। तो ये सीक्वेंस आप इन सभी टॉपिक्स के साथ अपनाओगे, ठीक है। आपके पास देखिए कोर्स A के पास 4 टॉपिक है, कोर्स B के पास भी 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक को आपको पहले अच्छे से क्लियर कर लेना है। क्यों? देखिए व्याकरण पर आधारित 16 मार्क्स का प्रश्न आ रहे हैं, 16 मार्क्स, और वो भी टोटल आपका बहुविकल्पीय आधारित है। अगर आपने सही टिक किया तो सीधे सीधे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसलिए व्याकरण में आप बहुत अच्छे से नंबर जो है ले सकते हैं, तो उनको आपको बहुत ध्यान से करना। 60 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं ना, तो 60 नंबर अगर आपको पूरे के पूरे आ जाते हैं तब तो क्या बात है। तो उसमें करना क्या है आपको, सिर्फ आप फटाफट पूरे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करिए। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी व्याकरण में ही आती है आप लोगों को, तो व्याकरण आप चाहें तो सबसे पहले करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर है, क्योंकि हम बराबर आपको इसकी प्रैक्टिस कराते आए हैं, ठीक है ना। कहीं से भी कोई दिक्कत है आप कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया व्याकरण आधारित। अब इसके बाद एक सेक्शन आता है हमारा लेखन, ठीक है। अब लेखन में जो है सबसे पहले आया आपका अनुच्छेद लेखन, ठीक है। ये दोनों ही कोर्स के पास में आता है, A और B दोनों कोर्स में आएगा। अनुच्छेद लेखन में करते समय आपको जो सावधानी बरतनी है, सबसे पहली बात है आपको वर्ड लिमिट्स ध्यान रखनी है। 100 to 120 वर्ड्स का आपके पास रहता है और 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आएगा। अब इसको करते समय सावधानी क्या, जो भी टॉपिक दिया रहेगा उसके पीछे संकेत बिंदु रहेंगे, कहीं इधर उधर मत जाइए। जो भी आपसे पूछा गया सिर्फ आपको वही बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। एक संकेत बिंदु से दूसरे संकेत बिंदु में जंप करते समय एक कनेक्टिंग लाइन जरूर दीजिएगा। जैसे हम पहले बता रहे हैं, जैसे हमारे पास टॉपिक आया परोपकार, तो आप सबसे पहले बताओगे कि परोपकार क्या है। पहला संकेत बिंदु है परोपकार क्या है, दूसरा परोपकार से फायदे क्या है, तीसरा परोपकार से हानियां क्या हो सकती हैं, ठीक है, या परोपकार हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहली हमारी जो संकेत बिंदु क्या था, परोपकार, तो आपने पहले बताया कि परोपकार क्या है, आपने 2 से 3 लाइन में उसको बता दिया एक्सप्लेन कि परोपकार क्या होता है। फिर उसके बाद आप दूसरे संकेत बिंदु पे जंप करोगे, परोपकार से लाभ क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे अब आपने समझाया, तो उसी की एक कनेक्टिंग लाइन ये देंगे कि परोपकार से ही ये संसार चलता चला आ रहा है। बहुत से महापुरुष ऐसे हुए जो आज भी मरने के बाद अपने परोपकार कर्मों के कारण अमर हैं। तो इनसे बहुत सारे लाभ होते हैं। यदि हम परोपकार करते हैं, हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो हम बहुत समय तक जो है अपने मतलब हम इतिहास में अपना नाम लिखा सकते हैं, हम लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप मतलब हमेशा एक संकेत बिंदु से दूसरे संकेत बिंदु पे जंप करते समय आपको एक कनेक्टिंग लाइन, ये नहीं कि मतलब एक खत्म हुआ तो दूसरे के बाद झट से दूसरे पे आ गए, नहीं, एक कनेक्टिंग लाइन देंगे। तो यहाँ पर जब एग्जामिनर आपका अनुच्छेद पढ़ेगा तो लगेगा हाँ भाई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, उसको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का बहुत ही अच्छा हुनर है। क्योंकि लेखन कार्य यही है कि आपके लेखन एबिलिटी को पकड़ा जाता है कि आप कितने अच्छे से कर लेते हो। तो ये तो हो गया। और हाँ, संकेत बिंदु को कभी भी आप एज अ हेडिंग अंदर यूज़ नहीं करिएगा, भूल कर इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि हम यहाँ निबंध नहीं लिख रहे हैं, हम अनुच्छेद लिख रहे हैं। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग में कभी भी हेडिंग्स नहीं पड़ती हैं, तो उसे कभी हेडिंग के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन कोर्स A के बाद औपचारिक अनौपचारिक दोनों हैं, और कोर्स B के पास सिर्फ औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र में हम आपको मेथड पूरा क्लियर कर चुके हैं, इससे रिलेटेड आपके पास में वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। औपचारिक पत्र का क्या फॉर्मेट रहेगा, अनौपचारिक पत्र का क्या फॉर्मेट रहेगा,
दोनों ही चीजें टोटल क्लियर है। अब यहाँ पर लिखते समय आपको क्या सावधानी करनी है। आप जैसे मान लीजिए आपका ये एग्जाम का पेज है, मतलब एग्जाम कॉपी काफी बड़ी सी होती है, ठीक है, ये आपकी एग्जाम कॉपी है। अब आपने जैसे इससे पहले आप अनुच्छेद लिख रहे थे, ठीक है, अनुच्छेद लिखते लिखते आपने यहाँ पे एंड हुए, अब आप सोच रहे हो हम यहीं से पत्र शुरू कर दें, नहीं, ये काम नहीं करना, ठीक है। पत्र हमेशा जो होगा आप क्या करना, यहाँ पहला मान लीजिए वो अनुच्छेद लेखन आधे में खत्म हुआ था तो इतना पेज आप लीव कर दो, ठीक है, लीव करके यहाँ पे पीटीओ लिख दो, प्लीज, आपने पीटीओ लिख दिया। अब उसके बाद आप दूसरा पेज लोगे, दूसरा पेज लेने के बाद आप यहां से पत्र शुरू करोगे, ठीक है, फिर यहां से जो भी आपका सेवा में या जो कोई भी हो आप यहां से शुरू कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका शुरू हो जाएगा पत्र। पत्र एक ही लाइन में आना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो क्या होता है, एक लेटर एक पेज लेते हैं और पेज के अंदर पूरा लेटर लिख देते हैं। ये नहीं कि आधा इधर लिखा आधा दूसरे पेज में लिखा, ये काम नहीं करना। तो हमेशा लेटर को आप एक ही पेज पर कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पत्र। उसके बाद आता है विज्ञापन। विज्ञापन लेखन का फॉर्मेट पूरी तरह समझाया है, इसमें भी वही करना है, न्यू पेज लेना है आपको, यानी कि आधे में खत्म हुआ पत्र आपका, एक पेज में खत्म हो गया, दूसरे पेज में आप पूरा रेक्टेंगल, ये आपका एग्जाम का पेज है, ये आपका एग्जाम कॉपी का पेज है, इधर मार्जिन रहेगा, तो यहाँ पे आप ब्लॉक बनाओगे विज्ञापन का, ठीक है, और इसके अंदर जो भी आपका विज्ञापन है, जो भी है आपका, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से विज्ञापन बनाएंगे। न्यू पेज लेंगे, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हमने जो है एक पेज में लिखा हुआ है, उसी के नीचे जगह बची है, वहीं पे हमने छोटा सा ब्लॉक बनाया और हमने विज्ञापन बना दिया, नहीं, विज्ञापन ही बनाना है। कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, पहली चीज ये ध्यान रखिए, किसी भी तरह का कलर इस्तेमाल नहीं होता। आपको ब्लू, ब्लैक पेन और पेंसिल की परमिशन होती है बोर्ड एग्जाम में। नो हाइलाइटर, नो वाइटनर एंड नो एनीथिंग कलर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप जैसे कोई चीज हाईलाइट भी करना चाहते हो तो पेंसिल शेडिंग से हाईलाइट करने की कोशिश करना। जैसे आपने यहाँ ब्लू पेन से लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 50% की छूट थी, ठीक है, 50% की छूट आपने यहाँ पे डाली, तो अब यहाँ पे 15% लिखने के बाद ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से जिससे भी आपने लिखा, पेंसिल शेडिंग से उसे हाईलाइट कर दो, ये काम करना। नीचे जहाँ एड्रेस लिख रहे हो, एड्रेस लिखा, यहाँ पे इसको पेंसिल शेडिंग से हाईलाइट कर दो, लेकिन कभी भी कलर्स का इस्तेमाल नहीं करिएगा। ये हो गया विज्ञापन। ईमेल भी आपको न्यू पेज से लिखना है, एक ही पेज में खत्म करना है। ये सारे लेखन कार्य, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद को छोड़कर सभी कुछ आप एक एक पेज में खत्म करना। लघु कथा भी जैसे आपका 2 पेज में जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर आ गया सौवृत्त लेखन है, सौवृत्त बायोडेटा आपका 2 पेजेस में जाएगा, उसको स्टार्ट करिए, क्योंकि पहले आप अपना परिचय देंगे, फिर शैक्षणिक योग्यताएं। हाँ, शैक्षणिक योग्यता हमेशा तालिका बनाकर ही करिएगा, ये नहीं कि आपने खुले में कर दिया, उसको हमेशा तालिका बनाकर ही हम कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरीके से हो गया संदेश लेखन, सूचना लेखन, सब कुछ। अब संदेश लेखन और सूचना लेखन भी आप क्या करोगे, एक ही पेज पर इस तरीके से ब्लॉक बनाकर कंप्लीट करोगे। कोई भी नहीं है कि छोटा सा ब्लॉक बनाया इसमें लिख दिया, नो, एक बड़ा सा पेज आपके पास है एग्जाम कॉपी का, पूरा बीच में रेक्टेंगल बॉक्स बनाइए, उसके अंदर खुल के आराम से सूचना लेखन और संदेश लेखन का कार्य करिए। ये कुछ सावधानियां हैं, ये लिखते समय जब हम एग्जाम कॉपी में लिखते हैं तो हमें देना पड़ता है। इनकी तैयारी के लिए हम आपको बता दें, सबके वीडियो के जितनी भी चीज़ें हैं, सबके फॉर्मेट के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी एक्सरसाइज भी कई तरीके से करा चुकी हूँ, तो उनको आप जाकर देखकर पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमें तैयार करना है। अब जब हमारा पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है, हमने व्याकरण तैयार कर लिया, हमने अपनी पुस्तक यानी कि दोनों ही पुस्तकें रेडी कर ली, पाठ्य पुस्तकें, फिर उसके बाद हमने लेखन कार्य भी अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पिछले साल के प्रश्न पत्र, यानी कि PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये आपको करने हैं। अब ये क्यों करने हैं भाई, पिछले साल का पैटर्न अलग रहा, इस साल का पैटर्न अलग है, पिछले साल 2 टर्म में हुए, अब के एक ही बार में हो रहा है, हम क्या करें, क्यों उसको हम देखें। हमें यहाँ पैटर्न नहीं समझना है, हमें क्या समझना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमें उन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, पैटर्न की तैयारी नहीं करनी है हमको, क्योंकि पैटर्न अलग है।
तो हमें क्या करना है, पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, देखना है कि कैसे किस पैटर्न में वो क्वेश्चंस आए हैं। जब वो सारे क्वेश्चंस हम अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चन से आप हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है, ये आपको करना है प्रैक्टिस के तौर पे। फिर आपके सैंपल पेपर आप सभी को पता है कि हम एक ड्यूरेशन में आपके सामने सैंपल पेपर्स लेकर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं, इनको सॉल्व करते जाइए। अब आप क्यों करो इसको, भाई सैंपल पेपर हमने पूरा तैयार कर लिया तो हमें सैंपल पेपर करने की क्या जरूरत है। सैंपल पेपर करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये सैंपल पेपर आपके 22-23 के पैटर्न के बेस्ड ही बनाए गए हैं। अब इनको करने का फायदा क्या है, पहली चीज, जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं, आप उनको सुधार सकते हो। क्या चीज आपकी समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, उसमें आपके पास सुधार की गुंजाइश है, आप उसको सुधार सकते हो। दूसरा, आप एग्जाम पैटर्न से हैबिचुअल होते जाओगे, इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इस तरीके से करोगे। दूसरा, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड 3 आवर्स का वक्त है और लिखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत ये सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि हमारी राइटिंग स्पीड नहीं है, तो राइटिंग स्पीड किसी ट्रिक से नहीं बढ़ती है। राइटिंग स्पीड क्या है, आप जितना राइटिंग करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो जितने सैम्पल पेपर आप सॉल्व करते जाओगे, टाइम लगा के, याद रखना, टाइमर लगाओ और सॉल्व करो। पहली बार आप अपनी नॉर्मल स्पीड पे सॉल्व करिए और देखिए कि आपको एक पेपर सॉल्व करने में कितना देर लगा। अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करने में 3.5-4 घंटे लगा तो आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। आपको करना क्या, 3 घंटे का समय है, आपको 2.5 घंटे के अंदर वो पेपर सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे 3 घंटे का समय, हम 2.5 घंटे में क्यों सॉल्व करें, पूरा 3 घंटे में करेंगे। अरे बचे हुए आधे घंटे में आप अपने पेपर को रिव्यू करोगे, अच्छे तरीके से देखोगे क्या कहीं छूटा है या कहीं कोई मिस्टेक है। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं आप लोगों से, तो जितना आप लिखेंगे अपनी स्पीड को सुधारने के लिए, आपकी मिस्टेक भी ऑटोमेटिकली उतनी कम होती जाएंगी। जितना आप लिखोगे उतनी मिस्टेक आपकी कम होंगी, ये यकीन मान लो। तो इसलिए सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये कब तक करने हैं आपको ये सैंपल पेपर सॉल्व, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। तो हम आपके लिए अभी तक सैंपल पेपर लेकर काफ़ी आ चुके हैं, आगे और भी आएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, करते रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए। सभी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है, सब कुछ, हर एक चैप्टर का हर एक पैटर्न सब कुछ कंप्लीट है। सिर्फ सैंपल पेपर्स हैं जो हम हर एक ड्यूरेशन में लेकर आ रहे हैं आपके लिए, वो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा तैयारी कि हम किस तरीके से तैयार करेंगे, हमने आपको अच्छे से समझा दिया। तो इसी तरीके से पूरी तैयारी करिए हिंदी की, और यकीन मानिए आप 80 में से 80 मार्क्स लेकर आएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, पैटर्न ध्यान रखना है, मिस्टेक्स कम करनी है, चीज़ों को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जितनी एकाग्रता के साथ आप वहाँ पर उसको पढ़ेंगे, उतनी ही एकाग्रता के साथ अपने आंसर देंगे और एकदम सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पेपर देखते ही आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि अरे मान लीजिए है जो क्या कहते हैं 4-5 मार्क्स का है और आपको नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल घबराना नहीं। थोड़ी देर जो है ना, जैसे मान लीजिए आपका 4th नंबर पे क्वेश्चन था, वो नहीं आ रहा है, आप ऊपर के 3 करिए। जब तक आप 3 करोगे, यकीन मानो कि 4 का आंसर काफ़ी हद तक समझ में आने लगा, और तब भी नहीं आता तो उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। एंड में जब आप सारा पेपर कर लोगे, तब तक आपका दिमाग थोड़ा सा जो है शांत हो चुका होगा, क्योंकि आपके पेपर की जो घबराहट है, जो स्ट्रेस है, वो आपका कम हो चुका होगा। तब आप वापस पलट के उस क्वेश्चन नंबर 4 पे आओगे और थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो घबराना नहीं, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ 2-2.5 घंटे, 3 घंटे का समय है, 2.5 घंटे के अंदर अपने पेपर को कंप्लीट करिए। और इस 2.5 घंटे में कंप्लीट करने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे होगी, सैम्पल पेपर से होगी। तो ये आपको हम बार बार बोल रहे हैं, जितना आप सैम्पल पेपर रिटन वर्बली नहीं करना है, याद रखना, रिटन वे में उसको आप करोगे,
आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहेगी। एग्जामिनेशन माहौल से भी आप पूरी तरीके से जो है फेमिलियर भी होते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने फटाफट आपकी पूरी हिंदी की तैयारी आपको कैसे करनी है हमने अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो बस तैयार करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।